And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It argues that India must take lead in South Asia. And this topic is important for our syllabus paper 3, India and its neighborhood relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का थीम समझते हैं. तो देखो, दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन बाय मिस्टर गौतम मुखोपाध्याय and he is a former Indian diplomat, and in a recently released report at Center for Policy Research, जिस रिपोर्ट का नाम है इंडिया एज इंजन ऑफ रिकवरी फॉर साउथ एशिया, उस रिपोर्ट में गौतम मुखोपाध्याय साहब ने आर्ग्यू किया है कि ये जो कोविड-19 का क्राइसिस का टाइम है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए इंडिया को, एंड इंडिया शुड ट्राई टू इमर्ज एज ए लीडर इन साउथ एशिया. देखो, मैं गौतम मुखोपाध्याय साहब के नाम पे या फिर इस रिपोर्ट पे जिसका नाम है इंडिया एज द इंजन ऑफ रिकवरी फॉर साउथ एशिया, इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं और उसमें अगर आपने इस तरह के एक्सपर्ट्स का नाम लिख दिया या रिपोर्ट्स वगैरह को कोट कर दिया तो आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं. तो आप कोशिश करो कि ये सब नाम या फिर रिपोर्ट्स के नाम याद कर पाओ. फिर से वापस आते हैं. एज आई सेड, इन दिस रिपोर्ट on which basis this article has been published, it argues that India should try to cash in on this COVID-19 situation and it should try to emerge as a leader in South Asia region. और इस आर्टिकल में कहा गया कि इंडिया शुड रिवाइव इट्स नेबर फर्स्ट पॉलिसी इन ऑर्डर टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन विथ इट्स नेबरहुड कंट्रीज़. तो जो भी हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, भारत की एक फॉरेन पॉलिसी आप सब जानते होंगे जिसका नाम है नेबर फर्स्ट पॉलिसी, उस नेबर फर्स्ट पॉलिसी को रिवाइव करने की ज़रूरत है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है. और हमें अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है. साउथ एशियन इंक्लूड्स 8 कंट्रीज़. यहाँ पे उन 8 कंट्रीज़ के नाम हैं. आई होप कि आपको ये पता ही होगा पहले से, बट फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं. अब जरा देखते हैं व्हाट हैव बीन द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बिहाइंड रिवाइवल ऑफ नेबर फर्स्ट पॉलिसी. आखिर क्या कारण है कि इंडिया को अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी रिवाइव करनी चाहिए. तो 4 फैक्टर्स दिए गए हैं. सबसे पहला फैक्टर दिया गया है द इकोनॉमिक डिप्रेशन कॉज्ड बाय द पैंडेमिक. तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग थ्रू अ फेज ऑफ स्लो डाउन, अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन. बट साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द रीजन दैट इज़ हार्डेस्ट हिट बाय दिस कोविड-19. यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे साउथ एशियन रीजन में कोविड-19 का ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. एंड नाउ द इकोनॉमीज ऑफ साउथ एशियाज आर स्ट्रगलिंग बैडली एंड द ग्लोबल सप्लाई चेन हैज़ बिन ब्रोकन. देखो, ग्लोबल सप्लाई चेन का सरल शब्दों में मतलब है कि कोई एक चीज़ चाइना में बन रही है, फिर वो वियतनाम तक जा रही है, फिर वियतनाम में उसमें वापस से उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके वो बांग्लादेश आ रही है. इस तरीके से आज का टाइम जो है ग्लोबलाइजेशन का, दैट इज़ द टाइम ऑफ ह्यूज ग्लोबल सप्लाई चेन. कोई भी एक चीज़ जो हम अपने आसपास में यूज करते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से बन के आती है. In this age of globalization, it includes massive global supply chain. But this global supply chain because of COVID-19 has been broken. और इस कारण से जो साउथ एशियन इकोनॉमीज़ हैं उनको काफ़ी सारा निगेटिव इम्पैक्ट उठाना पड़ रहा है, इकोनॉमिकली निगेटिव इम्पैक्ट उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स एकाएक से रुक गए हैं. साउथ एशिया के जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स होते हैं, जैसे मान लो टेक्सटाइल है या फिर आप मान लो फार्मास्यूटिकल्स है इंडिया का, वो सारे एक्सपोर्ट्स रुक गए हैं. रेमिटेंसेस से जो अर्निंग होती है वो सब बहुत कम हो गया है. तो इस कारण से साउथ एशियन इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, टू बी वेरी प्रिसाइज. तो इस कारण से अब साउथ एशिया की जो भी इकोनॉमीज़ हैं, ये जो 8 इकोनॉमीज है साउथ एशिया की, उनको आपस में इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन तो टूटा हुआ है. दुनिया भर में कहीं भी डिमांड है नहीं, और अगर डिमांड है भी तो उसको सप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, लॉजिस्टिक्स है, वो ब्रेक हुआ है. तो इस कारण से अब हमें रीजनल ऑप्शन ढूंढना होगा, हमें रीजनल अप्रोच लाना होगा इन ऑर्डर टू रिवाइव आवर इकोनॉमी.
सो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड में हेल्प इन रिवाइवल ऑफ साउथ एशिया। अब उम्मीद करना कि ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी जल्दी रिवाइव होने वाला है नहीं, तो हमें रीजनल लेवल पे आपस में ही सॉल्यूशन ढूंढना होगा, आपस में हमें ट्रेड को प्रमोट करना होगा। तो ये पहला कारण है कि हमें क्यों नेबर फर्स्ट पॉलिसी को अब वापस से रिवाइव करना चाहिए, वाई वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद आवर नेबर कंट्रीज। दूसरा है फूड सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो गिवन द ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ एशिया रीजन, इस कोविड-19 का सबसे ज़्यादा जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न और फूड इनसिक्योरिटी इज कंसर्न, वो है साउथ एशिया रीजन। तो ऐसे टाइम में साउथ एशियन इकोनॉमीज को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, साउथ एशिया की गवर्नमेंट्स को आपस में पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड food insecurity and unemployment because of COVID-19. Third important factor is China factor, because of which India should focus on integration with South Asian countries. देखो चाइना कर क्या रहा है, चाइना इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहा है। इस कोविड-19 जो एक क्राइसिस है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। चाइना इज़ यूजिंग इट्स मेडिकल डिप्लोमेसी। मेडिकल डिप्लोमेसी में वो क्या कर रहा है, लो कॉस्ट PPE सेंड कर रहा है आसपास की हमारी जो नेबर कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को, म्यांमार को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को लो कॉस्ट वो मेडिसिन्स दे रहा है, लो कॉस्ट पे वो मास्क दे रहा है इन सारे कंट्रीज़ को। सो दिस इज़ मेडिकल डिप्लोमेसी एंड विथ हेल्प ऑफ दिस मेडिकल डिप्लोमेसी आर नेबर कंट्रीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो चाइना, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चाइना। उसके अलावा चाइना हैज़ बिन ट्रेडिशनली यूजिंग चेक बुक डिप्लोमेसी, ये तो आप सब जानते ही हैं, हाउ चाइना प्रमोट्स इट्स इन्वेस्टमेंट विथ पॉलिटिकल मोटिव्स, उसको हम कहते हैं चेक बुक डिप्लोमेसी, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। तो चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके और हाल फिलहाल में इस कोविड के टाइम में मेडिकल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं साउथ एशिया के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एंड इन दैट सिचुएशन इंडिया विल रिमेन आइसोलेटेड। और इस कारण से इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है कि इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज फैक्टर, इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज मेडिकल एंड चेकबुक डिप्लोमेसी, इंडिया शुड ऑल्सो रिवाइव इट्स नेबर फर्स्ट पॉलिसी एंड इंडिया शुड इंटीग्रेट विद इट्स नेबर कंट्रीज एज फार एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज कंसर्न। उसके अलावा इंडिया नीड्स टू रिवाइव इट्स नेबर फर्स्ट पॉलिसी इन ऑर्डर टू कम्प्लीमेंट आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो देखो इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो। इन ऑर्डर टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19 एंड एसोसिएटेड लॉकडाउन, हमारी सरकार ने एक स्कीम और यह अभियान लेकर के आए हैं जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान फोकसेस ऑन ऑगमेंटिंग, इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान में। लेकिन देखो आत्मनिर्भर भारत अभियान तभी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगा अगर हम आसपास की जो हमारी नेबर इकोनॉमीज हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर पाएँ, उनके साथ हम इंटीग्रेट कर पाएँ। तभी जाकर के हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा, तभी जाकर के हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आसपास की इकोनॉमीज में अपना प्रोडक्ट बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। सो दैट विल ड्राइव आत्मनिर्भर भारत अभियान, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन उसके अलावा अगर हम आसपास की इकोनॉमी जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार, नेपाल, भूटान और इवन टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान, अगर इसके साथ हम थोड़ा कोऑर्डिनेशन करते हैं और अपना प्रोडक्ट वहाँ पे भी बेचते हैं, अगर ट्रेड को प्रमोट करते हैं, तो नेचुरली आत्मनिर्भर भारत अभियान को बूस्ट मिलेगा। इट विल बी अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच टू आत्मनिर्भर भारत अभियान। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स विल फ्लोरिश एंड दे विल सेल देयर प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्रीज इन आवर नेबरहुड रीजन, और इस तरीके से हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान सक्सेसफुल हो जाएगा इफ़ वी रिवाइव आवर नेबर फर्स्ट पॉलिसी। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं इस आर्टिकल में कि वाई वी शुड रिवाइव आवर नेबर फर्स्ट पॉलिसी। अब फिर ये बताया गया कि हाउ कैन वी रिवाइव आवर नेबर फर्स्ट पॉलिसी। पहले तो बताया गया है कि हमें क्यों नेबर फर्स्ट पॉलिसी को रिवाइव करनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण फूड इनसिक्योरिटी आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, चाइना फैक्टर है और हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को सपोर्ट करना है। इस कारण से हमें नेबर फर्स्ट पॉलिसी को रिवाइव करना चाहिए। अब बताया गया है सम ऑफ द स्टेप्स
दैट इंडिया कैन टेक इन ऑर्डर टू रिवाइव इट्स नेबर फर्स्ट पॉलिसी। पहला है मेडिकल डिप्लोमेसी। देखो, इंडिया इज़ नोन एज फार्मेसी ऑफ पुअर वर्ल्ड। दुनिया की जो भी गरीब कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका वगैरह, इनको हम, या लैटिन अमेरिका, इनको हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, दैट टू एट वेरी लो कॉस्ट, क्योंकि इंडिया के अंदर जेनरिक ड्रग्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत पावरफुल हैं। और ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाई दिस इज सो? इट इज़ बिकॉज ऑफ आर पेटेंट लॉ टिल 2005 दैट गेव जस्ट प्रोडक्ट पैटेंट बट नॉट दैट गेव जस्ट प्रोसेस पैटेंट बट नॉट द प्रोडक्ट पैटेंट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे बस हम ये देख रहे हैं कि इंडिया, एज यू ऑल नो, दैट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स आर वेरी पावरफुल, वेरी इवॉल्व्ड, एंड दैट इज़ वाई वी सेल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एट वेरी लो कॉस्ट इन पुअर कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। तो जब हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहे जाते हैं तो नेचुरली इस केस में अगर चाइना मेडिकल डिप्लोमेसी का फ़ायदा उठा रहा है तो हम भी उठा सकते हैं इसका फ़ायदा। हमारे देश से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, अभी तक नो डाउट कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है कोरोना का, लेकिन फिर भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाज मच इन डिमांड। दैट इज़ वाई यूएस ऑल्सो रिक्वेस्टेड इंडिया टू एक्सपोर्ट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू यूएस। तो इस तरह के जो मेडिसिन हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वगैरह, वो हम अपने आसपास के कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करके उनके साथ बेहतर रिलेशन डेवलप कर सकते हैं और अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अब इंडिया धीरे धीरे पीपीई काफ़ी लार्ज नंबर्स में बनाना शुरू कर दिया है, तो इंडिया पीपीई, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं अगेंस्ट कोविड-19, इसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड विद दैट वी कैन ऑल्सो काउंटर चाइना एज फार एज मेडिकल डिप्लोमेसी इज़ कंसर्न। जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, देखो कि इंडिया के अंदर जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और इस कारण से दुनिया के जो वैक्सीन डेवलपर्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड, आपको पता है वैक्सीन डेवलप कर रहा है, सबसे आगे चल रहा है। उसके अलावा आपको पता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन डेवलप कर रहा है। तो ये दो भी दुनिया के जो वैक्सीन के फील्ड में अभी वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट कोविड-19, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर हैविंग टाई अप विथ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड जो एक वैक्सीन बिल्ड कर रहा है अगेंस्ट कोविड-19, जिससे एक्सपेक्टेशन है कि वो दिसंबर तक आ जाएगा। ऑक्सफोर्ड ने एक टाई अप कर रखा है इंडिया की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जैसे ही ये ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, और तीनों फेज ट्रायल के कंप्लीट हो जाते हैं ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले से एग्रीमेंट साइन कर रखा है ऑक्सफोर्ड के साथ, और जैसे ही ये ट्रायल फेज कंप्लीट हो जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल प्रोड्यूस 100 करोड़ वैक्सीन्स। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि इंडिया ऑलरेडी आगे है फार्मास्यूटिकल फील्ड में, और अगर ये वैक्सीन का ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया कंपनी के पास, इंडियन कंपनीज़ के पास ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और उस केस में जब हम मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इन वैक्सीन्स का, तो हम अपने आसपास के नेबर कंट्रीज़ में भी इनको दे सकते हैं एट लोअर कॉस्ट, जिससे इंडिया की ओवरऑल स्टेचर इन नेबरहुड कंट्रीज़ विल इम्प्रूव एंड इंडिया विल इमर्ज एज ए लीडर इन साउथ एशिया। सो इंडिया शुड कैश इन ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, इंडिया शुड ट्राई टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। ऑलरेडी आपको एक बात पता है कि इंडिया ने मेडिकल डिप्लोमेसी के फील्ड में पहला स्टेप ले लिया था। इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ इंडिया ने एक सार्क फंड बनाया था जिसमें इंडिया ने $10 मिलियन प्लेज किया था। तो इंडिया इज ऑलरेडी टेकिंग एक्शंस इन दिस डायरेक्शन। इंडिया इज ऑलरेडी ट्राइंग टू इमर्ज एज ए लीडर एज फार एज कर्बिंग कोविड-19 इज कंसर्न्ड इन साउथ एशिया। दूसरा स्टेप जो लिया जा सकता है इन ऑर्डर टू रिवाइव नेबर फर्स्ट पॉलिसी इन साउथ एशिया, वो है प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। तो देखो, एक बात तो आप सब जानते हो कि इंडिया इज़ अ फूड सरप्लस कंट्री। आज के टाइम में हमारे पास एम्पल ऑफ सरप्लस फूड स्टॉक पड़ा हुआ है, खासकर वीट और राइस का। हमारी जो फूड प्रोक्योरिंग एजेंसी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो गोडाउन्स हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। इनफैक्ट हर साल लगभग 30 से 40% तो फूड क्रॉप हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनसाइंटिफिक स्टोरेज सिस्टम ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम डाटा देखें तो इंडिया का जो फूड सरप्लस है दैट इज समवेयर अबाउट 83 मिलियन मेट्रिक टन्स, इतना हमारे पास स्टोर्ड है। और
अगर एक सार्क फूड बैंक देखा जाए, देखो सार्क फूड बैंक बनाया गया था 2008 में, ताकि सार्क कंट्रीज़ में फूड इनसिक्योरिटी को अवॉइड किया जाए। उसका टारगेट ये रखा गया था कि कम से कम सार्क फूड बैंक में इतना फूड जरूर स्टोर करके रखा जाए जिससे किसी भी इनसिक्योरिटी वाले सिचुएशन में कम से कम 2 साल तक फूड सप्लाई किया जा सके टू द सार्क कंट्रीज़। इस पर्पस से सार्क फूड बैंक वॉज क्रिएटेड इन 2008। लेकिन उसके अंदर फूड जो सरप्लस है वो काफ़ी कम है, जो उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो काफ़ी कम है, वो 2 साल की हमारे रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकता। अब देखो इंडिया के अंदर जो हमारे पास स्टोर्ड फूड सरप्लस है वो है 83 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन, जबकि सार्क फूड बैंक में बस 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन स्टोर्ड है। तो अब देखो कितना कम है। अब इंडिया इस अप्रोच को भी ले सकता है। इंडिया अपने यहाँ के जो स्टोर्ड सरप्लस फूड ग्रेन्स हैं, वैसे भी उसमें से कब बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें कुछ एक सरप्लस स्टोर्ड फूड ग्रेन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू सार्क फूड बैंक, जिससे इंडिया का ओवरऑल स्टेचर स्ट्रेंथन होगा इन साउथ एशिया रीजन। And in this way, India can revive its neighbor first policy. Third approach in order to revive India's neighbor first policy can be lowering tariff and non-tariff barriers regarding trade with South Asia. तो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ जो भी हमारा ट्रेड रिलेशन है उसको हम और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर तो आप जानते ही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दें तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर। जबकि नॉन टैरिफ बैरियर लिमिटेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल पुटिंग कोटा, कि आप इससे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बेच नहीं सकते। तो जब भी हम कोटा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड पे, तो उसको हम कहते हैं कि वी आर पुटिंग नॉन टैरिफ बैरियर। तो साउथ एशिया के रीजन में बहुत सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हम एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है, आप अगर समझो इसकी इकोनॉमी और जियो इकोनॉमिक कंडीशंस को अगर समझोगे आप ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जो आपस में बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। खासकर 2 मेजर कंट्री इंडिया और पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अगर वो इंडिया में बनता भी है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स भी, तो वो फिर इंडिया से नहीं लेगा, वो उससे महंगे दामों में जाकर के वियतनाम से लेगा। एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो। जो चीज़ पाकिस्तान में मिलती है सस्ते दामों पे, वो हम नहीं खरीदते हैं, वी सोर्स इट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ लाइक थाईलैंड, वियतनाम। तो साउथ एशिया के अंदर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन काफ़ी पुअर है बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। उसको कम करने की ज़रूरत है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया कि अगर हम टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को कम करेंगे देन ट्रेड बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज विल गेट स्ट्रीमलाइंड, ट्रेड वॉल्यूम विल इंक्रीज, और उसके साथ ही इंडियन इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, इंडियन इकोनॉमी को भी रिकवरी में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट तो है ही है, साथ ही साथ साउथ एशियन मार्केट को भी हमें एक्सेस करने का मौका मिलेगा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान विल गेट अ बूस्ट एंड बिकम सक्सेसफुल। सो इस तरीके से नेबर फर्स्ट पॉलिसी कैन बी सीन एज ए कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच टू आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस तरह का सवाल आ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो कल भी मैं आपको एक बात बता दूँ, अक्सर भारत से अब इंडिया से सवाल पूछा जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से पूछा गया कि सर ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, क्या ये डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ इंडिया का अप्रोच है? क्या इंडिया अपने रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस पूरी दुनिया से कट कर रहा है? तो एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा कि ना, इट्स नॉट अप्रोच ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, इस बात को समझो, इट्स एन अप्रोच टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजिशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। अभी तक कैसा था कि इंडिया मेजर इंपोर्टर रहा है, लेकिन अब इंडिया अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन में फ्रॉम बाय इम्प्लीमेंटिंग आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो इट्स नॉट ए डी ग्लोबलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दुनिया भर से कट ऑफ करके बस अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे और अपने देश में इसको कंज्यूम करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू दैट प्लानिंग एरा टाइम, वी आर नॉट गोइंग टू दैट क्लोज्ड इकोनॉमी टाइम दैट वी हैड अडॉप्टेड राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई इंडिया, वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड इंडियाज पोजिशन आज अ overall net supplier, net exporter, and becoming a overall strong supplier in global supply chain. So it is an approach towards globalization. तो आत्मनिर्भर भारत अभियान is a complementary economic approach to the political और diplomatic approach of neighbor first policy. इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करके ये दोनों आंसर लिखने हैं। नेबर फर्स्ट पॉलिसी को आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ के लिखना है। अब इस पे ओवरऑल देखो, ये तो इस आर्टिकल में पॉइंट्स बताए गए हैं कि क्यों हमें नेबर फर्स्ट पॉलिसी को रिवाइव करना चाहिए इन द टाइम ऑफ कोविड-19, लेकिन इसकी थोड़ी सी एनालिसिस हम अपनी तरफ से देख लेते हैं जो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। देखो एक बात तो तय है कि इफ़ एनी अटेम्प्ट इज टेकन बाय इंडिया
to bring some regional integration in South Asia that will be 100% obstructed by Pakistan. पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा. On insistence of China, इंडिया के किसी भी एफर्ट को in order to bring political और economic integration in South Asia region will be obstructed by Pakistan. पाकिस्तान इस कोविड के सिचुएशन में भी आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रहा है OIC प्लेटफॉर्म पे इंडिया के अगेंस्ट इशूज़ लाने का as far as कश्मीर इशू इज़ कंसर्न. तो पाकिस्तान अभी भी इंटरनेशनल पॉलिसीज़, इंटरनेशनल इशूज़ में इंगेज्ड है जिससे वो इंडिया की इमेज को टार्निश कर सके एज़ फार एज कश्मीर इशू इज़ कंसर्न. पाकिस्तान इज़ नॉट कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक और रीजनल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया रीजन. तो इंडिया के किसी भी इस तरह के अटेम्प्ट को पाकिस्तान 100% ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. इस कारण से आपको इस तरह के सवाल के कंक्लूजन में लिखना है कि इंडिया शुड लुक फॉर एन इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया रीजन बट आफ्टर एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान. हमें पाकिस्तान को अलग करके साउथ एशिया रीजन में इंक्लूजन या इंटीग्रेशन के लिए देखना चाहिए. इंडिया शुड एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म्स लाइक बिम्स्टेक और सासेक रादर दैन एक्सप्लोरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सार्क, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान भी, और जब तक पाकिस्तान रहे इंडिया के किसी भी पॉजिटिव एफर्ट को पाकिस्तान हमेशा ही ब्लॉक करता रहेगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सासेक और बिम्स्टेक के मेंबरशिप के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया. आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. वी विल बी गिविंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन टुमारो न्यूज़पेपर एनालिसिस. The next article is taken from international segment. It is about Indo-Pacific Oceans Initiative. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हो. तो देखो, कल एक वर्चुअल मीटिंग हुई इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर साहब के बीच में और वियतनाम के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फाम बिन मिंग के बीच में. अब ये नाम आपको याद नहीं करना है, मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया है. द पॉइंट इज़ कि कल एक वर्चुअल मीटिंग हुई इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और वियतनाम के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बीच में. इस मीटिंग का जरा आउटकम देखते हैं. तो दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए. पहला अनाउंसमेंट था दैट द टू कंट्रीज अग्रीड टू ऐड मोमेंटम टू देयर इकोनॉमिक एंड डिफेंस इंगेजमेंट एंड टू एक्सप्लोर क्लोजर कोऑपरेशन इन इमर्जिंग एरियाज सच एज सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, मरीन साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज. अब इस बात को ध्यान से सुनो. ये जो पहला अनाउंसमेंट है ये इसमें कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है. ये जो भी एरियाज़ बताए गए हैं, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, मरीन साइंस, इन सब फील्ड्स में ऑलरेडी इंडिया एंड वियतनाम के बीच में अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं. इंडिया एंड वियतनाम ने आपस में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले से साइन कर रखा है. तो इन सारे ही मामले पे पहले से इंडिया और वियतनाम की बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं. तो ये वर्चुअल मीटिंग में सिर्फ कह दिया गया, स्टेटमेंट दे दिया गया कि वी विल ऐड ए न्यू मोमेंटम, बट इट इज़ नॉट अ न्यू अग्रीमेंट, इट्स नॉट अ न्यू डेवलपमेंट. इसके लिए दिस इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. पहले से हमारे बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिन भी कंट्रीज़ के साथ होता है उनका मतलब ये कि इन दोनों कंट्रीज़ ने आपस में जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उन सब से रिलेटेड क्लियर कट अग्रीमेंट साइन कर रखा है. तो इंडिया एंड वियतनाम के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है पहले से. दूसरा अनाउंसमेंट देखते हैं. इंडिया एंड वियतनाम अग्रीड टू एनहांस बायलैटरल कोऑपरेशन इन लाइन विथ इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव. अब इसमें भी कुछ खास बात है नहीं. अगर आप इस अनाउंसमेंट को देखो तो कि इंडिया और वियतनाम आपस में इंटीग्रेशन बिल्ड करेंगे, कोऑपरेशन बिल्ड करेंगे on the principles, those principles that are laid down in Indo-Pacific Oceans Initiative. तो ये आर्टिकल फिर भी मैंने इसलिए कवर किया है. देखो, पॉइंट इज़ कि कल जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उससे कोई मेजर आउटकम नहीं आया है. जो आउटकम्स हैं वो काफ़ी क्लीसे हैं, काफ़ी मतलब नॉन सिग्निफिकेंट है आउट से. लेकिन मैंने आर्टिकल इसलिए कवर किया क्योंकि जो दूसरा स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है दैट इंडिया और वियतनाम आपस में इंटीग्रेशन बिल्ड करेंगे ऑन द प्रिंसिपल लेड डाउन इन इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव. मैं इस पॉइंट को आपको समझाना चाहता था कि व्हाट इज़ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसलिए मैंने ये आर्टिकल आज लिया है. तो ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव. तो देखो, लास्ट ईयर 2019 में इन 14th ईस्ट एशिया समिट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव अनाउंस किया था. ही फ्लोटेड द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इन लास्ट समिट दैट वाज 14th ईस्ट एशिया समिट दैट वाज हेल्ड इन नवंबर 2019 इन थाईलैंड.
and in this Indo-Pacific Ocean initiative there will be focus in developing cooperation amongst East Asia Summit countries। तो जो भी ईस्ट एशिया समिट के 18 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, और उसके लिए उन्होंने एक नया मंत्र दिया, समझ लो उसके लिए उन्होंने नए एजेंडा दिए जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। एंड सम ऑफ द की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अंडर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इज, ये 5 आपको याद रखने: इन्हांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, सस्टेनेबली यूजिंग मरीन रिसोर्सेज, डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। अब आपको एज इट इज़ याद रखना, सुनने में आपको काफ़ी क्लीशे लगेगा, लेकिन चूंकि इंडिया और वियतनाम की वर्चुअल इस साल मीटिंग हो गई है और उसमें इसका जिक्र आया है, और पिछले साल वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब ने ये आइडिया फ्लोट किया है इन ईस्ट एशिया समिट, तो उस कारण से मुझे उम्मीद है कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव क्या है, इससे रिलेटेड आपसे डायरेक्ट प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट एशिया समिट के अंदर लास्ट ईयर ये इनिशिएटिव या ये आइडिया फ्लोट किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो जरा देख लेते हैं कि ईस्ट एशिया समिट के कौन कौन से कंट्रीज़ मेंबर हैं। तो देखो 10 आसियान कंट्रीज़ तो मेंबर हैं ही, जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं 10, वो तो इसके मेंबर हैं ही। उसके अलावा इसके मेंबर हैं इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस एंड रसिया। इस ईस्ट एशिया समिट के बेसिस पे एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में सवाल आया था, तो ये है वो सवाल, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसका आंसर हम लोग कल के अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपके साथ शेयर करेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फंडिंग फॉर वैक्सीन। देखते हैं डिटेल में इस आर्टिकल में क्या बताया गया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। Let us first of all understand what is corporate social responsibility. Look, corporate social responsibility is defined as how company manage their business processes to produce overall positive impact on society. सरल शब्दों में बोले तो देखो, कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, कोई भी कॉरपोरेट होती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, लेकिन साथ ही साथ उनको थोड़ा बहुत सोसाइटी के तरफ भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और इस कारण से कंपनियों को इन जनरल दुनिया भर में कल्चर रहा है कॉरपोरेट्स का कि वो अपने प्रॉफिट के अलावा अपने प्रॉफिट का कुछ एक हिस्सा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी स्कूल बना देते हैं, कभी प्लांटेशन करते हैं, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर द कॉर्पोरेट्स बिलीव दैट इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट और इट्स नॉट देयर ऑब्जेक्टिव जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, बट दे शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड सोसाइटी ऑल्सो। तो दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये ओरिजिनली एक वॉलेंट्री कॉन्सेप्ट रहा है। इंडिया के अंदर इसको JRD टाटा साहब लेकर के आए थे जब टाटा ने इस तरह की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट की कि प्रॉफिट के अलावा वो कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करते थे। तो वॉलेंट्री कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग में, मतलब मर्जी हो तो करो, ना मर्जी हो तो ना करो फॉर कॉर्पोरेट्स। लेकिन 2013 में भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट को अमेंड करके इसको मैंडेटरी बना दिया, मतलब अब इसको वॉलेंटरी से लीगल कॉन्सेप्ट बना दिया। पहले इट वाज अ मोरल कॉन्सेप्ट कि इच्छा हो तो करो, इफ़ यू फील लाइक इट इज़ योर मोरालिटी कॉर्पोरेट्स कुड स्पेंड, अगर नहीं तो नहीं भी कर सकते। लेकिन अब दे आर बाउंड टू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट towards social upliftment from their profit after this amendment that was brought in 2013 in Companies Amendment Act. So as I said, with this CSR became a legal obligation. Earlier it was just a moral obligation. तो जरा देखते हैं कि जो अमेंडमेंट के बाद प्रोविजंस लाए गए हैं वो क्या हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोविजंस आफ्टर अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, companies will have to spend 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediate preceding financial years. सरल शब्दों में पिछले 3 सालों में कंपनी ने जो भी एवरेज प्रॉफिट कमाया है, मान लो किसी साल उसका प्रॉफिट था 400 करोड़, किसी साल था 600 करोड़ और किसी एक साल था 500 करोड़, तो एवरेज प्रॉफिट हुआ 500 करोड़। तो पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट का 2% अमाउंट उस कंपनी को खर्च करना होगा एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी की तरफ, सोशल वेलफेयर की तरफ उसको खर्च करना होगा, कहीं पेड़ लगाने होंगे। तो एग्जैक्टली कौन कौन से एक्टिविटीज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गिने जाएंगे वो भी भारत सरकार ने डिटेल में बता रखे हैं अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की। इन एक्टिविटीज़ को करते हो तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। मान लो कैंसर हॉस्पिटल बनवाते हो या फिर रोड बनवाते हो रूरल एरिया में, तो ऑल सच एक्टिविटीज़ विल बी नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, हर एक कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है।
ऐसी कंपनियां जो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं उनके ऊपर ये कंपनीज एक्ट का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविज़न एप्लीकेबल है। दीज आर सर्टेन प्रोविजंस। नेट वर्थ शुड बी 500 करोड़ और मोर, यानी कंपनी का पूरा वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। टर्न ओवर शुड बी ₹1000 करोड़ और मोर। सो नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर टर्न ओवर 100,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। इन तीनों में से अगर एक कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है कोई भी कॉरपोरेट, तो फिर उसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। अब जरा करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखो, भारत सरकार ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स को अमेंड कर दिया है, चेंज किया है हाल फिलहाल में, और चेंज करके कुछ नए एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर दिए हैं दैट कैन बी काउंटेड एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अब इन सारे एक्टिविटीज़ में भी कोई अगर कॉरपोरेट पैसा खर्च करता है तो दैट विल बी काउंटेड एज इट्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से नए एक्टिविटीज़ ऐड किए गए हैं अंडर CSR नॉर्म्स। पहला है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनीज इंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन। तो जो भी कंपनियां नया वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं, उसमें पैसा खर्च कर रही हैं, उन कंपनियों को अगर आप पैसा देते हैं एज ए कॉरपोरेट, तो फिर दैट अमाउंट और दैट कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी काउंटेड एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फंडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ लाइक IITs। तो IITs के अंदर जो रिसर्च चल रहा है अगर आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं देन दैट ऑल्सो विल बी नोन एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। उसके अलावा जो रिसर्च चल रहा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे DRDO में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में, CSIR में, वो सारे रिसर्च दैट आर टारगेटेड टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उन सारे रिसर्च पर्पस के लिए अगर कोई कंपनी, कोई एक कॉर्पोरेट पैसा खर्च करती है देन दैट ऑल्सो विल बी काउंटेड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग। The next article is taken from economics segment. It is about annual report of RBI, and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हो। तो देखो, RBI हर साल अपना एक एनुअल फिजिकल रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें जो भी इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, उनका फाइनेंशियल हेल्थ डाटा वो पब्लिश करती है कि इन सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये कितने अच्छे से चल रहे हैं या क्या लॉसेज में चल रहे हैं या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ऑल सच इन्फॉर्मेशंस आर पुट इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ RBI दैट इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय RBI। और 2019-20 का एनुअल रिपोर्ट RBI ने पब्लिश कर दिया है, उसके बेसिस पे ये न्यूज़ आर्टिकल आया है। तो 2019-20 का जो एनुअल रिपोर्ट है RBI का, उसमें जो की फिगर्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको ज़रा देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट देयर हैज़ बीन राइज इन बैंक फ्रॉड्स। तो जो भी हमारे यहाँ पे बैंक्स हैं उनके अंदर फ्रॉड्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग ₹1 लाख और अबोव reported by the banks or the financial institutions shot up by 28% in numbers and 159% by values during 2019-20। तो 1 लाख या उससे ज़्यादा का बैंक फ्रॉड, 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा रुपए का बैंक फ्रॉड का नंबर्स में भी बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। मान लो पिछले साल 100 इस तरह के बैंक फ्रॉड हुए तो इस साल 128 बैंक फ्रॉड्स हुए। तो बाय नंबर देयर हैज़ बीन इंक्रीमेंट ऑफ 28%, बाय वैल्यू देयर हैज़ बीन एन इंक्रीमेंट ऑफ 159%। मतलब पिछले साल अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ था, 100 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ था, तो इस साल 259 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है। दैट इज़ द मीनिंग, इंक्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इंक्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल बैंक फ्रॉड्स हैविंग वैल्यू मोर देन ₹1 लाख और अबोव। देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ GDP। तो देखो, हमारा जो फिजिकल ईयर 2020-21 था उसके फर्स्ट क्वार्टर का तो डाटा आ चुका है एंड इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय समवेयर अबाउट 4 to 5%। अब RBI के एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे साल भर 2020-21 में ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और सेकेंड क्वार्टर में भी हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी रादर दैन ग्रोइंग। तीसरा पॉइंट है दैट कोविड-19 विल वाइडन द आउटपुट गैप फॉर एंटायर फिजिकल ईयर 2021। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने इसीलिए कवर किया कि आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि आउटपुट गैप टर्म होता क्या है। तो इस एनुअल रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 के कारण आउटपुट गैप विल फर्दर वाइडन। तो जरा देखते हैं आउटपुट गैप होता क्या है। देखो, ये है इंडियन इकोनॉमी का मैक्रो इकोनॉमिक कर्व।
ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हर चीज़ अच्छे से चल रही हो, अगर कोई भी एक्सटर्नल कोई भी स्ट्रेस ना हो इंडियन इकोनॉमी में, तो हमारा पोटेंशियल आउटपुट ग्रोथ रहता है लगभग 8% का। दिस इज़ आवर आउटपुट ग्रोथ, कि अगर एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्ट then potential output growth of Indian economy is somewhere about 8%. Potential output is defined as what an economy can produce if it were operating at maximum sustainable employment. अगर इकोनॉमी अपने बेस्ट पॉसिबल तरीके से परफॉर्म करे, हर चीज़ इफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करे, तो इंडियन इकोनॉमी के केस में हमारा पोटेंशियल आउटपुट है 8% का। लेकिन कभी कभार हम उससे ज़्यादा रेट से भी ग्रो कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप। मान लो हम 9% से ग्रो कर रहे हैं और 10% से ग्रो कर रहे हो, तो दिस इज़ द आउटपुट गैप। ये था हमारा पोटेंशियल ग्रोथ 8% का। अगर हम 9% से या 10% से ग्रो कर रहे हैं, देन पॉजिटिव आउटपुट गैप इन दैट केस विल बी 2% इफ रियल ग्रोथ रेट इज 10%, बिकॉज आर पोटेंशियल आउटपुट ग्रोथ इज 8%। वो भी अच्छी बात नहीं होती है। पॉजिटिव आउटपुट गैप में आप देखोगे कि इन जनरल प्रॉब्लम्स होती है हाई इन्फ्लेशन का, और फिर लॉन्ग रन में दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडियन इकोनॉमी। सो वी डोंट इवन वांट पॉजिटिव आउटपुट गैप, वी वांट पोटेंशियल आउटपुट, वी वांट अ ग्रोथ रेट समवेयर अबाउट 8%। तो हम 9% 10% भी ग्रोथ नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट पॉजिटिव आउटपुट गैप, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। एंड ऑफ कोर्स निगेटिव आउटपुट गैप मतलब ग्रोथ रेट लेसर दैन द पोटेंशियल आउटपुट। 6% का, 7% का, 8% का ग्रोथ रेट हो तो उसको हम कहते हैं निगेटिव आउटपुट गैप। हमारा ओवरऑल पोटेंशियल है 8% का, लेकिन ग्रोथ हो रहा है बस 6% के रेट से, देन वील से दैट देयर इज ए निगेटिव आउटपुट गैप ऑफ 2%। वट वॉज द आवर पोटेंशियल, उससे 2% अब कम कमा रहे हैं। इस केस में हुआ क्या, हाल फिलहाल में चल क्या रहा है कि कोविड-19 के कारण फॉरगेट अबाउट 6% और 5%, वी आर गोइंग इन निगेटिव, वी आर गोइंग टू -4 -5%। तो जो नेगेटिव आउटपुट गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है। व्हाट इट द थर्ड पॉइंट सेड द कोविड-19 विल वाइडन आउटपुट गैप फॉर इंटायर फिस्कल ईयर 2020-21। पहले से हमारी इकोनॉमी निगेटिव आउटपुट गैप में चल रही थी। पहले ही हमारा ग्रोथ रेट 5% के आसपास चल रहा था, यानी कि 3% का निगेटिव आउटपुट गैप चल रहा था। एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 दिस आउटपुट गैप विल फर्दर वाइडन। दिस इज द थर्ड पॉइंट। लेट अस सी सम prelims related factual information. This is about Kashmir saffron. It is cultivated and harvested in Karewa, that is the highlands of Jammu and Kashmir region, and it has been given GI tag. Jammu and Kashmir Agriculture Department has created an e-auction portal to promote GI tagged Kashmir saffron. तो इसके कारण से ये न्यूज़ में था कि जम्मू एंड कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिससे इस सैफरन का ई ऑक्शन हो सकता है। इस कारण से मैंने इसको आज कवर किया है। कल के जो 2 मैंने क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका आज आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको तो ब्रीफली मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था, बिकॉज देयर आर ओनली 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, सो थर्ड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। जैसे ही आप थर्ड को एलिमिनेट करते हैं यू गेट सी। और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको फिलिप कर्व और लफर कर्व तो कल बताया ही था। दीज टू आर अपोजिटली मैच्ड। फिलिप कर्व इज बिटवीन इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, वाइल लफर कर्व इज बिटवीन टैक्स रेट एंड ओवरऑल टैक्स कलेक्शन। सो ये इनकरेक्टली मैच्ड हैं दोनों। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ द अबोव। That's all from our side for today. Thanks for watching.